हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1968 के ऑस्ट्रेलिया से, जहां हम एक वैन को एक सुनसान सड़क पर तेजी से भागते हुए देखते हैं। उसे एक नया ड्राइवर शॉन चला रहा है कि तभी उसके आगे आने वाले कुछ गड्ढे दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो खुद की स्पीड को कम नहीं करता। इस कारण कार के पीछे रखा सारा सामान सड़क पर गिर गया। ये देखकर जो लीडर था वो फौरन कार से उतरा और सबको डांटने लगा कि तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता। क्या तुम्हें अंदाजा भी है इसमें क्या था? तुम्हारी 7 पुश्ते आराम से जिंदगी भर बैठ कर खा सकती है, इतना सोना है इन क्रेट में। अब ये सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल ये खजाना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मनी से लूटा गया था और गैर कानूनी तरीके से अब दूसरे देश में भेजा जा रहा है। खैर, अब लीडर शॉन की ड्राइविंग से कुछ खास खुश नहीं होता, इसीलिए वो दूसरे ड्राइवर को दे देता है चाबी और कहता है कि ध्यान से चलाना। लेकिन रात के अंधेरे में वो ड्राइवर नींद का शिकार हो गया, जिसके कारण वो पूरी वैन जाकर पास के ही एक तालाब में गिर जाती है। हालांकि दोनों ही लोग वैन से तो बाहर आ गए, परंतु सोना नीचे रह गया। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसे तंग आकर लीडर ने उसी ड्राइवर को वहीं शूट कर दिया और नदी में फेंक दिया, क्योंकि उसके लिए सोने से बढ़कर कुछ नहीं था। शॉन जो कि पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, उसे लगा कि अब अगला नंबर उसका है, पर लीडर उसे कुछ नहीं कहता। उसके मन में तो ख्याल आ रहा है कि अब वो इस सोने को बाहर कैसे निकालेगा। अगर ज्यादा शोर किया तो आसपास के लोग को भी पता चल जाएगा, जो वो चाहता नहीं है। इसीलिए उसने बड़ी ही नरमता से इस काम को पूरा करना होगा। इन लोगों के जाने के बाद हमने देखा कि जिस आदमी की लाश को इन्होंने पानी में फेंका था, उसे कोई चीज बहुत ही तेजी से अंदर खींच लेती है। अब ये शार्क तो नहीं हो सकती, क्योंकि बस मामूली से तालाब ही तो है ये, तो फिर क्या चीज है ये? सुबह हुई, हमने एक गांव में मौजूद क्लारा नाम की औरत को देखा, जो अपने साथी जिमी की डाइविंग की प्रैक्टिस करवा रही है। इसके बाद वो दोनों वेयर हाउस में जाते हैं तो क्लारा ने देखा कि एनरी अभी तक नींद से उठा ही नहीं है, तो वो उसे उठाने के लिए गई। वो तो पूरी तरह से नशे में चूर था, रात की अभी तक उसकी उतरी नहीं है, पर क्लारा ने उसे फिर भी नींद से जगाया और बताया कि हमें काम करना होगा, वरना हमारी टीम ऐसे ही टूट जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा करने को। तो एनरी उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहता है, अब हम टूट चुके हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं काम करने को, ना ही खुद की बोट है। अब बाकियों ने सारा काम करके अपना कब्जा कर लिया है, इसीलिए बेहतर है कि तुम जाकर जिमी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन क्लारा को लगता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। उसने जैसे तैसे करके एनरी को भी मना लिया और नीचे आने के लिए। अब कुछ देर के बाद हमें वहां लीडर यानी कि ग्रैंड को देखते हैं, जो कि वेयर हाउस के मालिक से मिलने आया था, जो कि एनरी होता है। अब जब ये दोनों ऑफिस में बैठे होते हैं तो ग्रैंड की नजर पड़ी एक फोटो पर, जिसे देखकर वो समझ गया कि एनरी भी उसी तरह आर्मी में था। पहले अब यहाँ बातचीत शुरू होती है। ग्रैंड बोलता है कि उसके एक दोस्त की कार पास के ही नदी में डूब चुकी है, तो उन्हें कुछ गोताखोरों की जरूरत है जो इस काम को बखूबी कर सके, उस डूबी हुई कार में रखे सामानों को बाहर निकाल दे। लेकिन हाँ, वो ये नहीं पूछेंगे कि उन सामानों में क्या है। ये लाइन सुन एंडी को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने फिर उस मोटी रकम को देखा और हाँ कर दिया और डील को एक्सेप्ट कर ली। जब ग्रैंड के सभी लोग ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं तो क्लारा एंडी से पूछती है, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि हमें नहीं जानना चाहिए? तो एंडी उससे कहता है कि अगर वो ज्यादा बहस करता तो वो इस डील को खो देता, और अब वो कर्ज में नहीं डूबना चाहता, इसीलिए उसने हाँ कर दी। तुम सिर्फ पैसों पर फोकस करो, सोचो इसे हम क्या क्या खरीद सकते हैं। क्लारा पैसों को देखकर खुश हो जाती है और कुछ ही देर में पूरी टीम उस नदी के लिए निकल गई। बीच में उन्हें ग्रैंड का एक खास आदमी जेनी मिलता है, जो उनके साथ चलने को कहता है ताकि बता सके कि एग्जैक्ट कहाँ उनकी कार डूबी थी। वहां पहुंचने पर इन्हें ग्रैंड भी मिला, जो सिर्फ क्लारा और जिमी को टीम के तौर पर देखकर हैरान था, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि उनकी टीम में और भी लोग होंगे, लेकिन ये सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो एनरी ने बताया कि ये इस इलाके के सबसे बेहतरीन गोताखोर है, जिमी, जो कि बचपन से पानी के अंदर ही रहा है। और रही बात क्लारा की, तो वो एक ओलंपियन रह चुकी है, ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए भी काम कर चुकी है, जो आपको इन दोनों पर कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। ग्रैंड मान गया और काम शुरू करने को कहा। जब वो अकेला खड़ा था तो जिमी उसके पास आया और पूछा क्या यही सही समय है उन्हें बताने का कि इन क्रेट्स में क्या है। तो हमें ग्रैंड का पूरा प्लान समझ में आता है। दरअसल वो इन्हें कभी बताना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो काम होने के बाद इन लोगों को मार देना चाहता है। एंडी अपने साथियों की मदद करता है उन्हें डाइविंग सूट पहनने में। इसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं। ये ऊपर से उनकी केबल्स और वायर को मैनेज करते हैं, साथ साथ में उनसे रेडियो से भी कनेक्ट रहते हैं। नीचे जाने पर जिमी एंडी को बताता है कि यहाँ पर काफ़ी मिट्टी है, जिसे हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमारी वायर्स को ज़्यादा टाइटली होल्ड करना, ताकि हम अलग ना हो जाएं।
तभी अचानक उसे किसी चीज की परछाई दिखाई देती है। इस बारे में उसने क्लारा से भी बात की, पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया और इसीलिए जिमी को लगा कि हो सकता है कि उसका कोई वहम हो। वो अपने काम पर लग गया। क्लारा ने जब उस वैन की हालत को देखा तो ऊपर बैठे हेनरी को इत्तला किया, इसे बाहर निकालने के लिए तो हमें क्रेन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। पर जब ग्रैंड ने सुना कि ऐसा कुछ है तो वो उसे हमें वैन बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर जो सामान है हमें वो चाहिए। अब क्लारा को तो जानने की और इच्छा बढ़ जाती है कि आखिर इसमें है क्या। वो पास जाकर उन क्रेट पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू करती है कि आखिर इसमें क्या लिखा है। तभी अचानक से कोई बड़ी सी चीज आकर उसे टक्कर मार देती है। इस बारी उसने भी उस चीज को देखा जो कि असल में एक शार्क ही थी। जी हाँ दोस्तों, इस तालाब में एक शार्क है जो अब इन्हीं के पीछे पड़ चुकी है। उसने सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि दूसरी बारी भी क्लारा पर हमला किया, जिससे उसके हेलमेट उसके जबड़े में घुस गया और वो जाकर नीचे गिर पड़ी। इससे हुआ ये कि उसकी केबल टूट जाती है, पर सही समय पर उसके साथी जिमी ने उसका पता लगा लिया और कहा कि फौरन इसे ऊपर खींचो वरना उसकी दूसरी वायर भी टूट जाएगी। ऊपर मौजूद एनरी फौरन उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन अब वो बेहोश हो चुकी है और इस दौरान जिमी ने नोटिस किया उसके सूट में शार्क के दांत अटके हैं, जो देख एंडी समझ गया कि ये वुल्फ शार्क है। पर ग्रैंड को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस तालाब में शार्क कैसे आ सकती है। तो एंडी उसे समझाया कि वुल्फ शार्क एक ऐसी शार्क होती है जो जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चों के साथ एक नदी से हजारों चक्कर लगाती है और जब वो बच्चों को जन्म दे देती है तो वापस समुद्र में लौट जाती है। पर उस समय वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो उनके सामने है वो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए। इसीलिए उसने हमला किया, पर ग्रैंड को तो अपने सामान से मतलब था। वो इस चीज़ की जिम्मेदारी भी उन लोगों पर डाल देता है और कहता है कि वो कल एक मछुआरे को लेकर आएगा जो तुम्हारे इस काम में मदद करेगा, लेकिन कल कोई ऐसा बहाना मत मानना और हाँ, जितनी लेट करोगे उतने पैसे कम होते चले जाएंगे। एनरी मान गया क्योंकि उसे अपनी टीम की ज़्यादा फिक्र थी, ना कि पैसों की। अगले दिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो देखा कि ग्रैंड एक हट्टे कट्टे मछुआरे को लेकर वहां पहुंच चुका है, जिसके पास खुद की नाव भी थी। दरअसल ग्रैंड इसे इसलिए लेकर आया था ताकि उसका काम आसानी से हो सके। उसने बॉबी से कहा, अगर तुम उस शार्क को आज दोपहर 12 बजे तक पकड़ लोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। वो मान गया और कहा कि उसे 2 ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रैंड ने शॉन और जिमी को जाने को कहा। तीनों ही अब नाव लेकर तालाब के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। बॉबी नाव के किनारे ढेर सारी मछलियों के टुकड़ों को फेंक देता है ताकि उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। शॉन भी राइफल लेकर सतर्क था, जैसे ही कुछ हरकत हो वो उसे मार सके। लेकिन दोस्तों, अगर इतनी आसानी से सब कुछ हो गया तो मजा कैसे आएगा। अचानक से बॉबी की डोर हिलने लगती है। उसने जिमी को मदद के लिए बुलाया। दोनों ही उस डोर को कसकर पकड़ लेते हैं और खींचना शुरू करते हैं, लेकिन वो टूट जाती है क्योंकि शार्क के पास ताकत है। तब शॉन देखता है कि वो दूर जा रही है तो बॉबी उसे तुरंत ही शूट करने को कहता है, लेकिन शॉन इतना ज्यादा घबरा गया था उसने गोली ही नहीं चला पाई और इसीलिए जिमी उसे राइफल ले लिया और कहा कि लाओ मैं चलाता हूँ। वो उस पर कई बार वार करता है, लेकिन हर बारी वो बच जाती है। पर ऐसा करके उन्होंने खुद की मौत को दावत दे दिया क्योंकि वो अब गुस्से में आ चुकी है। इसीलिए उसने बड़ी ही रफ्तार से इन पर हमला किया, जिससे इनकी नाव की मोटर टूट जाती है। बॉबी अपना भाला निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर वार करता उसने एक जोर की टक्कर मारी जिससे तीनों ही पानी में गिर गए। जिमी और शॉन तो बाहर आ गए अपने हल्के वजन के कारण, लेकिन बॉबी ऊपर आने में सक्षम नहीं था। इतने में वो शार्क वहां आ जाती है और उसे अपनी खूनी जबड़ों से बॉबी को पकड़ लिया। इस हमले से उसने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन अभी भी उसे ऊपर खींचा जा सकता है। परंतु ये दोनों इतनी ज्यादा डर गए थे कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी वो उसके ऊपर खींच सके। जिससे हुआ ये कि वो दोबारा आई और बॉबी को खींचकर अपने साथ ले गई। आधे से ज्यादा तालाब खून से लाल हो चुका है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि असल में क्या हुआ है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दोनों ही जल्दी से किनारे तक आते हैं क्योंकि अगर वो ज्यादा देर पानी में रहे तो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। अब ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं। क्लारा भाग कर गई इनके पास। ग्रैंड बॉबी की मौत का मजाक बनाता है, ये कहकर कि वो ज्यादा ही मोटा था इसीलिए मर गया। पर क्लारा को ये चीज पसंद नहीं आती है। वो उसे 2-4 शब्द उल्टे सीधे कह देती है। तो अब हेनरी ने भी साफ कह दिया कि वो अपनी टीम को इस जोखिम में नहीं डालेगा, इसीलिए वो अपने पैसे रखे और मैं अपनी टीम। लेकिन ग्रैंड इतनी आसानी से तो इन्हें जाने नहीं देगा क्योंकि उसे पता है अगर कोई इस काम को कर सकता है तो वो ही लोग हैं। इसीलिए उसने बंदूक की नोक पर उन्हें ले लिया और अब जाकर सच बताया कि असल में उन क्रेट के अंदर हिटलर के कुछ सोने के बिस्किट हैं जो हमने जर्मनी से चुराए और अब हम चाहते हैं कि तुम उसे लेकर ऊपर आओ किसी भी कीमत पर। अगर मना किया तो क्या होगा वो तुम जान चुके हो।
ये सुन एनरी कहता है कि हम इस काम को करेंगे, लेकिन वादा करो कि काम होने के बाद तुम हमें कुछ नहीं करोगे। ग्रैंड ने वादा किया कि वो उन्हें जाने देगा। कुछ ना चॉइस होने पर इन्हें इस काम को करना ही पड़ता है। अब एनरी और बाकी के लोग क्रेट बनाते हैं, जिसकी मदद से ये जल्दी से उन क्रेट को ऊपर खींच कर ले आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक रस्सी पर इन्होंने कुछ मांस के टुकड़े बांधकर नदी में फेंक दिया ताकि शार्क का ध्यान भटका सके। इधर ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं, परंतु इस बारी नीचे एनरी खुद जाएगा। हालांकि क्लारा जिद करती है कि वो उसे भी जाने दे, लेकिन उसका कहना था कि वो खुद इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए वो खुद ही इस काम को अंजाम देगा। वो और जिमी दोनों ही पानी के नीचे गए। अपने उस क्रेट को लेकर इधर उस चारे वाली रस्सी को फेंक दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी जेसी के हाथ में थी। इधर मेन केबल की जिम्मेदारी थी क्लारा के हाथ में, जो सब कुछ सुनती और करती है। दोनों ही उस वैन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा क्रेट तो उनके अंदाजे से ज्यादा है, तो पीछे से ग्रैंड ने कहा अब जितनी भी है तुम्हें सब की सब लानी होगी। एनरी भी परेशान हो चुका है, इसीलिए वो फौरन एक एक करके उन क्रेट्स में रखने लग गया। दूसरी तरफ शार्क भी आ चुकी है चारे को खाने के लिए, लेकिन जैसी कि एक गलती के कारण वो रस्सी टूट जाती है, यानी कि अब वो फ्री हो चुकी है। अब जब ये बात क्लारा को पता चलती है तो उसने फौरन रेडियो से उन्हें बता दिया। तो यहाँ एनरी ने जिमी से कहा कि तुम पीछे देखो, मैं इस काम को करता हूँ। वो फौरन क्रेट को उसमें रखता है और जब कुछ क्रेट रख जाती है तो उसे ऊपर खींचने को कहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दूर गई अचानक किसी चीज में अटक गई। दरअसल ये एक टूटे पेड़ की टहनी थी। दोनों फौरन उसके पास गए और पूरी जान लगा उसे खिसका दिया, जिससे वो क्रेट आगे खिसक गई। लेकिन तभी वो शार्क आ गई और उसने एनरी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसने अपने एक हाथ को खो दिया। जो देख जिमी फौरन क्लारा से कहता है कि उसे ऊपर खींचो। बेचारा एनरी डर से कर्रा रहा होता है, लेकिन बीच में ही वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो नीचे ही अटक गया। जिमी बाहर आ गया, इसीलिए अब दोनों मिलकर पूरी जान लगाकर उसे खींचते। लेकिन तभी वो शार्क आकर उसे निगलने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा नहीं खा पाती, क्योंकि जिमी उस पर भाले से हमला करके उसे दूर कर देता है। लेकिन उसने जितना भी वार किया वो काफी था एक इंसान की कहानी खत्म करने के लिए। दोनों ने एनरी को ऊपर खींचा, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो दंग रह गए। उसके अंदर अब बस गिनती की सांसें बची है, जिसमें वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस टीम को टूटने मत देना। इतना कहते ही वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाता है। अपने बॉस की मौत से जिमी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि वो चाकू लेकर इन लोगों के पास चला गया, जो ऊपर आए सोने की क्रेट को देखकर बहुत खुश थे। जिमी ने जेनी के ऊपर चाकू से हमला किया तो इन लोगों ने भी उस पर बंदूक तान दी, लेकिन बीच में क्लारा ने आकर कहा कि अगर ये मर जाएगा तो तुम लोगों का बाकी का सामान कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। ग्रैंड के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी वही था, इसीलिए वो मान गया। लेकिन अंत में उसने जिमी को खूब मारा और कहा कि कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें बाकी का काम भी पूरा करना है। अब अगले दिन जब ये लोग किनारे पर पहुंचे तो ग्रैंड ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने शॉन से कहा तुम एनरी की लाश को चारा बनाओ, जितना हो सके उतनी देर तक उस शार्क को दूर रखो। उसकी ये बात सुन जिमी का खून खौल जाता है, पर एक बारी फिर से क्लारा ने उसे शांत किया और खुद अकेले नीचे गई उस क्रेट को लेकर, जिसमें वो बारी बारी उन बाकी गोल्ड क्रेट को रखना शुरू करती है। लेकिन इस बीच उसे एहसास हो गया कि वो उसकी नजर में आ चुकी है। उसने क्या किया, वो जाकर वैन की आगे वाली सीट पर छुप गई, जहां उसे एक पिस्टल मिली, जिसे उसने अपने पास रख लिया। लेकिन तभी वहां पर वो शार्क आ जाती है, लेकिन क्लारा ने बड़ी ही चालाकी से उसे उसी में बंद कर दिया। फिर चतुराई से पीछे वाले किनारे पर आ गई ताकि वो सभी उसे देख ना सके। अब ग्रैंड और बाकी लोग सोने में व्यस्त थे। इसी का फायदा उठाने के लिए उसने जिमी को बुलाया और बताया उसे नीचे एक पिस्टल मिली है जो हमारे आगे काम आ सकती है। इस बीच हम जेनिस को देखते हैं, जो अपने बॉस यानी कि ग्रैंड से पूछता है हमें इन्हें कब खत्म करना है। वो कहता है कि काम होने के बाद इन्हें पत्थर से बांधकर पानी में फेंक देना और बाकी का काम शार्क खुद कर देगी। इतने में हम देखते हैं कि क्लारा और जिमी इनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि काम हो गया। इतने में वहां पर एक पुलिस वाला आ गया, जिसे देखकर क्लारा ने कहा कि इन्होंने हमें बंदी बनाया, हमसे जबरन काम करवा रहे हैं। लेकिन वो कुछ कर पाता कि इससे पहले शॉन आकर उसे मार देता है। वहीं जिमी जेनिस को पकड़ लेता है ताकि वो अपनी बंदूक ना निकाल सके। हालांकि वो पुलिस वाला अपनी सुरक्षा में शॉन पर कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन ग्रैंड आकर उस पर पूरा राउंड खत्म कर देता है। तभी क्लारा उस पर उसी पिस्टल से हमला करके उसे घायल कर देती है और बाद में जेनिस पर भी हेलमेट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। दोनों ने उसे पानी में धक्का दे दिया। लेकिन दोस्तों, अब ग्रैंड पागल हो चुका है। अपने दोस्त की बॉडी को ऐसे पानी में तैरते हुए देखकर वो उसी नाव लेकर पानी में चला जाता है, क्योंकि वो दोनों पानी में छुप गए थे। ग्रैंड पूरे पानी में गोलियां चलाता है। जिमी उसका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर से बाहर आता है। तब क्लारा चालाकी दिखाकर पीछे से आकर उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है, पर इसी हड़बड़ी में एक गोली उसके पैर में लग जाती है। पर इस बीच जिमी खुद की जान बचाने के लिए किनारे पर आता है।
इस चीज को ग्रैंट देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने ही वाला होता है कि क्लारा उसे नीचे पानी में खींच लेती है। फिर जल्दी से बोट लेकर किनारे पर आती है और हाथ में बंदूक उठा लेती है। जब ग्रैंट पानी की सतह पर आता है, उससे कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम किसी इंसान को मार सको। क्लारा ठंडे अंदाज में जवाब देती है उसे मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शार्क आजाद हो चुकी है, जो उसे पकड़कर पानी के नीचे ले गई और बड़ी बेरहमी से मार कर खा गई। तो एक कठिन और दर्दनाक दिन और रात का यही अंत होता है। पर अभी एक खुशखबरी बाकी है। दरअसल जब ये दोनों वेयर हाउस पहुंचे तो वहां एक बैंक के लोग आए थे, जिन्होंने बताया कि एंड्री ने मरने से पहले ये कंपनी क्लारा के नाम कर दी और साथ में जो गोल्ड रिकवर हुआ है उसके लिए उन्हें 2500 पाउंड का इनाम भी दिया गया है। ये पाकर दोनों बहुत खुश थे। तो जिमी कहता है कि अब हम एक नई बोट खरीद सकते हैं और एंडी के सपने को पूरा कर सकते हैं। क्लारा एक मुस्कान के साथ एंडी की तस्वीर को देखती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।